जय हिंद दोस्तों। तो साइंस को हम कवर करेंगे और सबको पता है साइंस के लिए क्या पढ़ना होता है हमें 9th और 10th की एनसीईआरटी। बट तरीका हमारा इस तरीके से अलग होगा कि हम यहाँ पे टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज भी कवर करेंगे हर टॉपिक और हर चैप्टर के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो ये जो चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, इसमें हमें क्या पढ़ना है तो हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी छोटा और आसान चैप्टर है। इससे जो क्वेश्चन आए हैं उन्हें हम एंड में कवर करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि मैटर क्या है। तो हम सबको पता है कि हमारे यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं वो सब मैटर का पार्ट हैं। चाहे आप बात कर लें एयर जो हम ब्रीद करते हैं या जो भोजन हम खाते हैं, स्टोन, क्लाउड्स, सारी चीज़ें, इवन जो पार्टिकल ऑफ सैंड हैं वो भी मैटर का पार्ट हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको डिफाइन करने के लिए हम कैसे बोल सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं कि हर वो चीज़ जिसके पास वॉल्यूम हो और मास हो वो हमारे मैटर का पार्ट होगी। देखिए, इन बारीक बातों से भी क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, ये अर्ली टाइम्स में अगर हम देखें तो जो ह्यूमन बीइंग है वो हमेशा ही अपने आसपास की चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। इसी में जो हमारा अर्लियर इंडियन फिलोसॉफी है, इसमें अगर आप पढ़ोगे तो पंच तत्व का कॉन्सेप्ट मिलेगा। पंच तत्व का मतलब है एयर, अर्थ, फायर, स्काई और वाटर। हर एक चीज़, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, ये 5 बेसिक एलिमेंट से बनी होती है। एंशियंट ग्रीक फिलोसॉफी में भी इसी तरह का क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है मैटर का। तो पंच तत्व के ऊपर भी सवाल बना है। वो पूछते हैं कि पंच तत्व में कौन सा पार्ट जो है वो शामिल नहीं है। ठीक है, और ये ऐसे क्वेश्चन जो है यूपीएससी के एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं। तो इसमें आप बिल्कुल अच्छे से क्लैरिटी रखिएगा। और इसमें इस तरीके से भी क्वेश्चन बनता है कि जो पंच तत्व है उसमें से कौन शामिल है। ठीक है, तो कौन है कौन नहीं है दोनों के बारे में आपको ध्यान हो। सबसे पहले एयर है, अर्थ है, फायर है, स्काई और वाटर है। ये 5 चीज़ें हैं। हवा है, पृथ्वी है, अग्नि है और इसके बाद आकाश है और जल है। आगे बढ़ते हैं। मॉडर्न डे साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग 2 तरीके के मैटर का क्लासिफिकेशन है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर। इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर जो क्लासिफिकेशन है वो पढ़ेंगे और आने वाले चैप्टर्स में केमिकल एस्पेक्ट्स को भी देखेंगे। ओके, तो फिजिकली यानी देखने के तौर पर वो मैटर्स किस तरीके से होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें समझनी है वो ये कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स के बने होते हैं। राइट, बहुत आसान सी बात है, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं। और लंबे समय से ही हम इसमें 2 चीज़ें देखते आ रहे हैं। पहली बात तो ये हमें समझनी है कि जो मैटर है वो कॉन्टिन्यूअस होता है। मैटर ब्लॉक ऑफ वुड की तरह, जैसे लकड़ी है ना उसके ब्लॉक्स की तरह होता है। जबकि जो दूसरा विचार है वो ये मानता है कि जो सैंड है यानी जो बालू होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, उस तरह का होता है मैटर। तो अभी समझ लेते हैं कि कॉन्टिन्यूअस है या पार्टिकुलर नेचर का है। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें जो बहुत ही बेसिक हैं। अभी देखिए, फर्स्ट चैप्टर है तो चीज़ें बहुत आसान हैं। तो इसमें हमें क्या समझना है कि ऐसा यूनिट जो मास की होती है वो किलोग्राम होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है वॉल्यूम की जो ऐसा यूनिट है वो क्यूबिक मीटर होती है। वॉल्यूम मतलब जिन चीज़ों को हम स्टोर करते हैं, ठीक है, तो वो मीटर क्यूब में होती है। तो इन चीज़ों को समझने के लिए हम पार्टिकल नेचर का होता है या किस तरीके का नेचर होता है, छोटा एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें वाटर मैग्नीफाइड मिलियंस ऑफ टाइम, यानी पार्टिकल्स को इस रूप में देखा जाता है। ये है वाटर। ठीक है, इसमें जब हम नमक ऐड कर देते हैं और इसके बाद इसे स्टर करते हैं तो इस तरीके से ये हमें पार्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। और ये साल्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो जब हम साल्ट को डिजोल्व करते हैं, घोलते हैं पानी में, तो जो साल्ट के पार्टिकल्स हैं इनके बीच वाटर के पार्टिकल्स के बीच स्पेस हो जाता है, यानी जगह खाली होती है और इन जगहों में हमें साल्ट के पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। राइट, यही रीज़न है कि वो बिल्कुल अच्छे तरीके से घुल जाती हैं, है ना। ओके, अब सवाल ये है कि ठीक है, हमने समझा कि मैटर पार्टिकल से बने होते हैं, बट ये पार्टिकल कितने छोटे होते हैं, ये मुख्य सवाल है। तो एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट में ये दिखाया गया कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है उनके क्रिस्टल कैन कलर अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, और इस तरीके से हम कंक्लूड करते हैं कि बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, इवन मिलियंस ऑफ पार्टिकल होंगे, जिससे एक क्रिस्टल बन पा रहा है पोटेशियम परमैंगनेट का, जिसको इवन हम स्मॉलर पार्टिकल में और डिवाइड कर सकते हैं। आसान भाषा में अगर हम कहें तो एक्सपेरिमेंट हम किए और उसके आधार पर सिर्फ एक बात हमें बहुत अच्छे समझ आ रही है कि किसी भी पार्टिकल को, किसी भी सॉलिड फॉर्म के पार्टिकल को जब हम देखते हैं तो उसमें हमें मिलियंस ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं।
और ये जो मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हैं इन्हें फर्दर डिवाइड भी किया जा सकता है। ठीक है, ये समझना था आपको। और अब इसके बाद हम कुछ पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कैरेक्टरिस्टिक देखें तो पहला ये कि उनके बीच स्पेस होता है ना। अभी नमक और पानी के जो सॉल्यूशन है उसके एग्जाम्पल में भी हमने देखा कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है। जो शुगर, साल्ट, डेटॉल और या पोटेशियम परमैंगनेट, इनको जब हम वाटर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तब भी हम देखते हैं कि इनके पार्टिकल्स जो हैं वो उस तरीके से घुल गए हैं। इवन जब हम चाय बनाते हैं, कॉफ़ी या लेमोनेड वगैरह, नींबू पानी ये सब बनाते हैं तो इसमें एक तरीके का मैटर का जो पार्टिकल्स है उनके बीच स्पेस होता है ना। जैसे ये अगर ग्लास है और यहाँ है ये वाटर के ड्रॉपलेट्स, बिल्कुल ये टाइनी ड्रॉपलेट्स हैं, इनमें इनके बीच में हमें साल्ट ड्रॉपलेट्स देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये इसके पीछे का लॉजिक है जो स्पेस की हम बात करते हैं। तो ये बहुत आसान सी बात है कि मैटर के पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है। नेक्स्ट जो चीज़ हमें समझनी है वो ये है कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूअसली यानी लगातार मूव कर रहे होते हैं। इसके पीछे भी एक्सपेरिमेंट है, बट हमें बस ये समझना है कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि मैटर के पार्टिकल्स क्यों कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, तो इसका आंसर है काइनेटिक एनर्जी। जब टेम्परेचर बढ़ता है, देखिए टेम्परेचर जब बढ़ता है तो एनर्जी भी बढ़ेगी, है ना। जैसे ये पानी है, ठीक है, पानी को आप गर्म कर रहे हो, तो जब गर्म कर रहे हो तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। इसकी काइनेटिक एनर्जी जब बढ़ रही है तो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा फास्टली मूव कर रहे हैं, राइट। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा फास्टली मूव कर रहे हैं। ये क्लैरिटी आपको बहुत अच्छे से इसमें होनी चाहिए। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो काइनेटिक एनर्जी भी पार्टिकल्स की बढ़ेगी। ओके, नाउ आगे। जो मैटर के पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये कैसे हो रहा है इसे भी समझते हैं। तो इसमें कुछ एक्टिविटीज़ दी गई हैं। जैसे क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, ये एक गेम के रूप में इसे समझाया गया है। 3 एक्टिविटीज़ हैं, कोई सी भी एक्टिविटी हम समझ लेते हैं, यही देख लेते हैं। हाँ, देखिए क्या कहा जा रहा है, आपको एक आयरन नेल लेनी है, यानी वो कांटी आती है लोहे की उसमें, और एक चौक का टुकड़ा लेना है और एक रबर बैंड लेना है। इसके बाद क्या करना है, आपको हैमरिंग करके, कटिंग करके या फिर स्ट्रेचिंग करके कैसे भी इन्हें तोड़ना है, और इसमें से आपको ये बताना है कि कौन से पार्टिकल ज़्यादा फोर्स के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, आयरन नेल जो है वो ज़्यादा फोर्स के साथ जुड़ा हुआ है। अब हैमरिंग करें हम, कटिंग करें या कुछ भी करें, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी आयरन नेल को तोड़ने में। और स्ट्रेचिंग वगैरह के लिए रबर बैंड होगा, और पीस ऑफ चौक के लिए हमें पता है कि हम इसे कैसे यूज कर सकते हैं। या तो हम हैमरिंग कर लें या कटिंग कर लें, वो क्रश हो जाएगी या फिर टाइनी पार्टिकल्स में टूट जाएगी। अब ये एक्सपेरिमेंट हमने क्यों किया, इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चला कि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं, जिस चीज़ से वो बना है, जिस चीज़ से ये चौक बनी है, उनके बीच जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो ही डिसाइड करेंगे कि उनके बीच का फोर्स कितना है। ये जो फोर्स है वो इस पार्टिकल को बांधे हुए रखती है, बाइंड करे हुए रखती है, और ये जो फोर्स की स्ट्रेंथ है ये वेरी करती है। जिस तरीके का मटेरियल है उस तरीके से वो वेरी करेंगी। जैसे अगर कोई लोहे की वस्तु है तो उसमें जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है पार्टिकल्स के बीच का। इससे क्या हो रहा है, इससे ये हो रहा है उसे ब्रेक करना काफ़ी डिफिकल्ट है ना। तो यही लॉजिक हमें समझना है। अब देखते हैं कि मैटर्स की अवस्था, स्टेट्स कैसी होती है। अलग अलग तरीके से मैटर एग्जिस्ट कर सकते हैं। फिलहाल हम 3 डिफरेंट स्टेट की बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके गुण अलग हैं, कैरेक्टरिस्टिक उनका अलग है। कैसे अलग है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सॉलिड स्टेट की बात करते हैं। किसी भी वस्तु की ऐसी अवस्था जो ठोस है। अब पहले तो ठोस है, इस शब्द का क्या मतलब है, इस शब्द का ये मतलब है कि उनका जो वॉल्यूम है, जो शेप है और जो बाउंड्रीज हैं ये फिक्स्ड होंगी, ठीक है। और इनका जो कंप्रेसिबिलिटी है, यानी इन्हें जब हम दबाएं, प्रेस करें तो ये कितना कंप्रेस होगी, तो ये बिल्कुल नेग्लिजिबल होगी, ठीक है। यही रीज़न है कि जो सॉलिड्स हैं वो अपने शेप को मेंटेन करके रखती हैं, भले ही आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स क्यों ना लगाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दोगे तो वो टूट जाएंगी, है ना। जैसे अगर कुछ भी है आपके पास, लेट सपोज ये चौक है, ठीक है। इस चौक को अगर आप इसका शेप बदलना चाह रहे हो तो क्या ये प्रेस करने से इसका शेप बदलेगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि ये टूट जाएगी एक लिमिट से ज़्यादा फोर्स लगाने पर। तो हैंस प्रूव्ड कि ये सॉलिड है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इनका शेप डेफिनिट है। अब ऐसा तो नहीं है कि आज आपने 1 सेंटीमीटर का चौक रखा वो कल को 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ऑब्वियसली नहीं होगी।
बाउंड्रीज डिस्टिंक्ट है यानी अलग है, और वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। ऐसा ये तो नहीं कि हाँ आज अगर 10 ग्राम का रखा गया या इवन मास भी चेंज होगा, नहीं होगा, ठीक है। वॉल्यूम भी फिक्स्ड है, मास भी फिक्स्ड है। अब आगे बढ़ते हैं, और अब हम इसमें जो जो चीज़ें समझेंगे वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हाँ, जब हम बात करते हैं लिक्विड की, तो हमें ये बात समझनी होगी कि लिक्विड जो है उनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है, लेकिन इनका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। जैसे अगर हमने ग्लास में पानी रखा है 100 ml, तो वो कल भी 100 ml ही होगा, बट जैसे ही हम उस ग्लास के पानी को किसी दूसरे जार में या बोतल में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो वो वाटर का शेप भी उसी आकार के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, राइट। और जब हम कंटेनर की बात करते हैं, जिस कंटेनर में हम इसे रखेंगे उसी कंटेनर के शेप का ही हो जाएगा। इससे हम ये कंक्लूड करते हैं कि लिक्विड जो है वो अपने वॉल्यूम को नहीं चेंज करती, बट शेप को चेंज कर सकती हैं। जिस कंटेनर में हम रखेंगे वो उसी आकार की हो जाएंगी। ये चीज़ बहुत अच्छे से आप समझ लें। लिक्विड फ्लोज एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। अच्छा, अब फ्लूइड का मतलब भी क्या है वो भी समझ लें, क्योंकि इसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है। बस डिफरेंस ये है कि लिक्विड अपना शेप बदलता है और इस कारण से रिजिड नहीं है, बट कैन बी कोल्ड फ्लूइड। तो जो लिक्विड फ्लो करते हैं और अपना शेप बदलते हैं, यानी जो रिजिड नहीं है, उन्हें हम फ्लूइड कह सकते हैं, ठीक है। तो फ्लूइड में लिक्विड भी शामिल है और भी चीज़ें जिसका शेप जो है वो बदला जा सकता है, या जो फ्लो कर सकती हैं, या जो रिजिड ना हो, उन्हें हम फ्लूइड की कैटेगरी में रख सकते हैं। हाँ, तो जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं, हम सबको पता है कि इन्हें सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो कैसे ब्रीद करते हैं? वो ब्रीद करते हैं जो वाटर में ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है उससे वो ब्रीद करते हैं। तो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये जो तीनों हैं यही डिफ्यूज करते हैं लिक्विड में, ठीक है। ये जो डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन का मतलब मिश्रण आप कह सकते हो लिक्विड्स का, यानी लिक्विड्स किस तरीके से घुलेंगी, ये सॉलिड के मुकाबले ज़्यादा होती हैं। बिकॉज जो लिक्विड स्टेट है उनमें पार्टिकल फ्रीली मूव करते हैं और उनमें ज़्यादा स्पेस होता है लिक्विड के, सॉलिड के मुकाबले। इससे मैं समझा दूं, देखिए अगर ये लिक्विड है तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर हैं, ठीक है, सॉलिड के मुकाबले। सॉलिड में तो बिल्कुल पास हैं, ठीक है, बिल्कुल पास। और जो गैसियस फेज हैं उनमें तो और भी ज़्यादा दूर हैं, ठीक है। ऐसे ये गैसियस फेज है, ये लिक्विड है, ठीक है, और ये सॉलिड है। अब डिफरेंस क्या है वो आपको समझना है, और वो डिफरेंस ये है कि इनके बीच का जो स्पेस है ये इस बात से डिसाइड हो रहा है कि पार्टिकल कितने फ्रीली मूव करेंगे। अगर ज़्यादा स्पेस है तो ये पार्टिकल ज़्यादा फ्रीली मूव करेंगे। यही रीज़न है कि जो लिक्विड है उनमें चीज़ें जल्दी डिफ्यूज़ होती हैं, जल्दी खुल पाती हैं। ना बात करते हैं गैसेस स्टेट की। तो गैसेस स्टेट को हमें कैसे समझना है? जैसे हमने सॉलिड की बात करी कि हाँ फिक्स्ड शेप होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। लिक्विड में हमने देखा कि जो शेप है वो फिक्स्ड नहीं है बट वॉल्यूम फिक्स्ड है। बट गैस में ऐसा है ना कि ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड है ना ही शेप फिक्स्ड है। तो जो गैसेस होती हैं वो हाईली कंप्रेसिबल होती हैं सॉलिड और लिक्विड के मुकाबले। इन्हें ज़्यादा इजीली कंप्रेस किया जा सकता है। जो एलपीजी सिलेंडर हैं, इस वजह से हम देखते हैं जो, या फिर हमारे घरों में जो कुकिंग के लिए यूज होती हैं एलपीजी सिलेंडर्स, ये भी कंप्रेस्ड गैस ही देखने को मिलती हैं। इन्हें संपीड़ित किया जाता है, दबाया जाता है, यानी प्रेस करके काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फोर्स के साथ रखा जाता है। जो सीएनजी है इन्हें हम फ्यूल के ऐसा यूज़ करते हैं व्हीकल्स में, इसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो सकती हैं, इसलिए लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस को भी बहुत छोटे सिलेंडर में रखा जा सकता है और ईजिली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है ना, क्योंकि कंप्रेशन ज़्यादा है। और इसके बाद हम जब ये देखते हैं कि अच्छा, इसमें एक और चीज़ बताई गई है, जैसे भोजन वगैरह जब पकते हैं तो उसकी स्मेल हमें नॉस्ट्रिल्स में दूर तक ही समझ आ जाती है। तो ऐसा स्मेल क्यों हमें दूर तक पहुंच पाता है? या और भी कुछ भोजन है या कुछ फूड मिक्स है, उसके जो एरोमा है यानी जो स्मेल है वो भी हवा से स्प्रेड होकर हमारे नाक तक पहुंचती है और हम स्मेल कर पाते हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा रीज़न है, ये डिफ्यूज़न होता है, ठीक है। हाई स्पीड होता है पार्टिकल्स का, यानी पार्टिकल्स की स्पीड जो होती है जिस कारण से वो मूव कर रही हैं वो ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि उनके बीच का स्पेस ज़्यादा है ना। जैसे अगर कोई खाना है, ठीक है, अब ये खाने की जो स्मेल है ये काफ़ी दूर तक पहुंच पा रही है। क्यों? क्योंकि ये जो गैसियस पार्टिकल्स हैं इनके, ये काफ़ी ज़्यादा दूर हैं इनके पार्टिकल्स, ठीक है। तो जब इनके बीच स्पेस ज़्यादा है तो ये ईजिली मूव कर पा रही हैं।
ये रीज़न है। गैसियस स्टेट में जो पार्टिकल्स है वो रेंडमली मूव करती हैं हाई स्पीड में। इस रेंडम मूवमेंट के कारण हम देखते हैं कि पार्टिकल्स एक दूसरे को हिट करती हैं और कंटेनर्स के वॉल में भी हिट करती हैं। जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है गैस के द्वारा, ये गैस पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। ये जो प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा है गैस में, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जो गैस पार्टिकल हैं वो पर यूनिट एरिया फोर्स भी एग्जर्ट कर रही हैं। ठीक है, तो ये देखिए पार्टिकल्स के बीच का गैप कैसे दिखाया गया है। इसमें पार्टिकल्स काफ़ी पास हैं, इसमें पार्टिकल्स थोड़े दूर हैं, और जो गैस हैं उनमें पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा दूर दूर हैं। अब सवाल ये है कि क्या मैटर अपने स्टेट को, अपनी अवस्था को बदल सकता है? तो इसका आंसर है ऑब्वियसली बिल्कुल बदल सकता है, और इसके बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि किस तरीके से ये बदलता है। बट पहले हम देखते हैं कि टेम्परेचर अगर हम बदल दें तो क्या प्रभाव होगा। ये एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया किस तरीके से हम आइस को वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या वाटर को वाटर वेपर में। यानी आइस क्या है सॉलिड, और वाटर क्या लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, हीट करके, राइट। और वाटर से वाटर वेपर में कैसे बदला जा रहा है, यानी लिक्विड से गैस में कैसे बदला जा रहा है। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि हीटिंग ही की जा रही है फर्दर। तो अभी हमने देखा कि टेम्परेचर बदलने से जो स्टेट है किसी भी मैटर की, यानी सॉलिड, लिक्विड या गैस की, वो कैसे बदलती है। जो टेम्परेचर बढ़ाया जाता है किसका, सॉलिड का, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है तो जो पार्टिकल हैं वो वाइब्रेट करने लगती हैं ज़्यादा स्पीड के साथ। जो एनर्जी सप्लाई की जाती है हीट के द्वारा, ये इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम कर देती हैं। तो इससे क्या होता है, पार्टिकल अपनी फिक्स्ड पोजीशन को छोड़ देते हैं और फ्रीली मूव करने लगते हैं। एक ऐसी अवस्था आती है जब सॉलिड है वो बिल्कुल मेल्ट हो जाता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही रीज़न है कि जो मिनिमम टेम्परेचर लगता है सॉलिड को लिक्विड बदलने में, वो होता है मेल्टिंग पॉइंट। अब इसे मैं समझाता हूँ बहुत ही आसान तरीके से। मान लीजिए कि आपने कुछ गर्म करना है आपको, और वो सॉलिड है। तो जब आप उसे गर्म कर रहे हो तो अगर वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, जिस टेम्परेचर में, जो मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड है जिसमें वो सॉलिड से लिक्विड में बदल जाएगा, वो कहलाता है मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी सॉलिड है, किसी भी सॉलिड की आप बात कर लो, अगर आप उसे मेल्ट कर रहे हो, जिस टेम्परेचर में वो मेल्ट हुआ वही है उसका मेल्टिंग पॉइंट, और ये मिनिमम टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं। इसी तरीके से एक कंसेप्ट होता है बॉइलिंग पॉइंट का, वो भी अभी हम देख लेते हैं। अच्छा, ये मेल्टिंग पॉइंट क्या दिखलाता है, ये दिखाता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि जैसे लोहा है, अब अगर आप लोहे को मेल्ट कर रहे हो, या इसके अलावा कोई और मटेरियल है, ठीक है, लेट सपोज गोल्ड है, तो दोनों में से जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, जिसके मैटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, वो उतना उसे डिफ़िकल्ट होगा मेल्ट करना, यानी उतना ही ज़्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। फॉर एग्जांपल, जो टंगस्टन है, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है ना। इसी वजह से हम इसे बल्ब में यूज करते हैं, ताकि उतने हाई टेम्परेचर को भी ये झेल सके। तो ये है मेल्टिंग पॉइंट का कंसेप्ट। आपको सिंपली ये याद रखना है कि जो मिनिमम टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में बदल सकती है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 273.15 केल्विन, यानी अगर हम इसे सेल्सियस में देखें तो अप्रॉक्स 0 डिग्री सेल्सियस हम बोल सकते हैं। क्योंकि इसके बाद जो है वो सॉलिड से लिक्विड में, यानी पानी में बदलने लगती है आइस। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इंटू लिक्विड स्टेट इज नॉन एज फ्यूजन। फ्यूजन का क्या मतलब है, फ्यूजन वो प्रोसेस है जिसमें सॉलिड लिक्विड में बदल जाती है। नाउ नेक्स्ट, ओके, तो अब हम समझेंगे लेटेंट हीट को। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं लेटेंट हीट से। देखिए, लेटेंट वर्ड का मतलब क्या होता है, लेटेंट वर्ड का मतलब होता है हिडन, यानी गुप्त, छुपा हुआ। ठीक है, तो लेटेंट हीट क्या है, हिडन हीट है। तो मान लीजिए कि हमारे पास आइस है, ठीक है, ये आइस है। आइस जब गर्म होगी, यानी आइस का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो किस में कन्वर्ट होगी, डेफिनेटली वो वाटर में कन्वर्ट होगी, यानी ये लिक्विड फेज में कन्वर्ट होगी। तो लेटेंट हीट वो हीट है जब स्टेट, यानी अवस्था चेंज हो रही है, ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो बिना टेम्परेचर बदले, क्योंकि जब ये कन्वर्ट हो रहा है उस टाइम पे टेम्परेचर राइज नहीं कर रहा है। ठीक है, और यही जो एनर्जी है वो लेटेंट हीट कहलाती है। तो सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि लेटेंट हीट वो हिडन एनर्जी है जिससे एक सब्सटेंस का स्टेट चेंज होता है बिना टेम्परेचर बढ़े या घटे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो इसे हम एग्जांपल से समझते हैं कि आइस जब वाटर में जब मेल्ट होता है तो इसमें हीट एब्जॉर्ब हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर सेम है। कब तक, जब तक कि वो सारा का सारा बर्फ पिघल ना जाए।
जब तक वो कंप्लीट ना चेंज हो तब तक टेम्परेचर सेम रहेगा, चाहे वो जो भी टेम्परेचर हो, टेम्परेचर बिल्कुल सेम रहेगा जब तक ये पूरी की पूरी आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाती तब तक। ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो एनर्जी आप इसमें सप्लाई कर रहे हो वो टेम्परेचर बढ़ा नहीं पा रहा है, बल्कि उसको कन्वर्ट करने में खर्च हो जा रहा है। वो जो कन्वर्ट हो रहा है ना लिक्विड में सॉलिड से, उस चीज़ में ये यूज़ हो जा रहा है। ओके, आई होप ये आपको समझ आया हो। बहुत आसान है, फिर से मैं एक बार यहाँ पे वैसे इन्होंने बताया भी है, ये आप पढ़ सकते हो। हाँ, ये देखिए, तो इसमें इन्होंने यही कहा है कि जो वर्ड है लेटेंट, इसका मतलब हिडन होता है। उसके बाद जो परिभाषा दी गई है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि लेटेंट हीट ये बोलना चाह रही है जो हीट लगेगी किसे, एक सॉलिड को, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, वही होगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी तरीके से आगे बताया जा रहा है कि जब हम हीट सप्लाई करते हैं एनर्जी टू वाटर, पार्टिकल स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर, है ना। ये बहुत सिंपल सी बात है, जब हीट एनर्जी मिलती है तो पार्टिकल ज़्यादा फास्ट मूव करने लगते हैं। एक सर्टेन टेम्परेचर पे क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट आता है जब पार्टिकल के पास इनफ एनर्जी है कि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दें। ये जो पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे ये तोड़ देते हैं, और इस टाइम पे क्या होता है कि जो लिक्विड है वो धीरे धीरे गैस में कन्वर्ट होने लगती है ना। यही तो होता है। ये अगर हम पानी है और इसे अगर हम गर्म कर रहे हैं बाय अप्लाइंग हीट, तो इससे क्या हो रहा है, ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे वो फाइनली ब्रेक कर दे रही हैं, और एट द एंड ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, इस वजह से जो है वो अवस्था यानी स्टेट चेंज होती है, जिसमें लिक्विड बॉइलिंग होना शुरू हो जाता है, वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। और बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिना है। ठीक है, इस पर क्वेश्चन आया है, बॉइलिंग कैसी है, एक बल्क फिनोमिना है। बल्क का मतलब मैं समझाऊंगा डिटेल में। ठीक है, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इट्स वेपर स्टेट। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो बल्क का मतलब मैं समझा देता हूँ। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना, इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि इसमें होल ऑफ द सब्सटेंस इन्वॉल्व है। ठीक है, होल सब्सटेंस इन्वॉल्व यानी कंप्लीट इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रही है। जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ हमने वाटर बॉईल किया, अब ये बॉइलिंग हुआ बल्क फिनोमिना। इसका सिंपल मतलब ये है कि पानी कंप्लीट गर्म हुआ, होल सब्सटेंस गर्म हुआ, भले वो जितना भी हो। ठीक है, तो इस वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं बल्क ऑफ लिक्विड के, उन्हें एनर्जी मिलती है और उसके बाद ये गैसियस या वेपर स्टेट में कन्वर्ट होते हैं। यही होता है बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमिना का मतलब। वही आगे इन्होंने बताया भी है, पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर स्टेट। ऑब्वियस सी बात है, जब हम लिक्विड को गर्म करेंगे तो वेपर स्टेट में कन्वर्ट होगा। अच्छा, वाटर के लिए टेम्परेचर क्या है? सिंपल सा 100 डिग्री सेल्सियस है। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। दैट मीन्स व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर? आंसर इज 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब इन्होंने पूछा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है। तो याद करिए लेटेंट हीट क्या था। मैंने आपको सिंपली ये बताया कि जब कन्वर्जन हो रहा है स्टेट में, यानी सॉलिड से लिक्विड में, तो वो क्या है, वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। ये देखिए, हीट एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, वो कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो अब इन्होंने पूछा कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है। तो सेम चीज है ना ये, जब आप किसी लिक्विड को गर्म कर रहे हो और लिक्विड फेज से वो गैसियस फेज में कन्वर्ट हो रही है, इसमें जो हीट रिक्वायर्ड हो रही है वही कहला रही है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दैट्स इट। खैर, हम फिर भी पढ़ लेते हैं। पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन हैव मोर एनर्जी देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। उसी तापमान पे जो वाटर है उससे ज़्यादा एनर्जी देखने को मिलती है स्टीम में, भाप में। ऐसा क्यों होता है? अब ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ आप यहाँ पे कंप्लीट अटेंशन दें इस पर्टिकुलर लाइन में, ये क्या बोलना चाह रहे हैं ये स्टेटमेंट। इनका कहना है कि जो भाप होता है, स्टीम होता है, अब इनमें ज़्यादा एनर्जी होती है। सिंपल सा मतलब ये है कि ज़्यादा हीट है भाप में वाटर के मुकाबले उसी तापमान पे। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टीम में एक्स्ट्रा एनर्जी है। स्टीम में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के रूप में एक्स्ट्रा एनर्जी है। अभी मैंने आपको ये बताया कि अगर कोई लिक्विड है, जब हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, गैसियस फेज में, तो उसके लिए जो हम हीट अप्लाई कर रहे हैं वो है लेटेंट हीट। जब तक वो पूरा कन्वर्ट ना हो जाए गैस में, एक बार वो गैस में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद जब आप हीट डाल रहे हो तब तो वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तब वो लेटेंट हीट नहीं है। लेकिन जब वो कन्वर्ट हो रहा है ना फेज में, उस टाइम पे कोई टेम्परेचर बदलाव नहीं आ रहा है। यही रीजन है कि भाप में एक्स्ट्रा हीट है। क्यों? क्योंकि वो लेटेंट हीट के रूप में छुपी हुई है, उसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो वाटर के ही सेम टेम्परेचर में, बट चूंकि आपने उसे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट किया, इसलिए उसमें हिडन हीट है, छुपी हुई हीट है।
और यही रीज़न है इसके पीछे का कि स्टीम में कहीं ज़्यादा हीट होती है किसके मुकाबले, वाटर के मुकाबले, सेम टेम्परेचर पे। ठीक है, आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, ये इंपॉर्टेंट है और इस पर बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इससे हम यही इन्फर कर सकते हैं क्या कि जो स्टेट ऑफ मैटर है इसे हम चेंज कर सकते हैं एक अवस्था से दूसरी अवस्था में तापमान बदल के। जैसे सॉलिड स्टेट से अगर आपको लिक्विड में जाना है तो हीट करना होगा, लिक्विड से अगेन आप हीट करोगे तो गैसेस स्टेट में पहुंच जाओगे, जबकि लिक्विड से कूल करके सॉलिड में और गैस को ठंडा करने से हम लिक्विड में पहुंच सकते हैं। नाउ आगे अब हम समझते हैं सब्लिमेशन को। सब्लिमेशन का मतलब होता है ऊर्ध्वपातन। अभी हमने ये देखा कि अगर हम लिक्विड को गर्म करें तो वह भाप में बदलेगा, इसी तरीके से सॉलिड को जब हम गर्म करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। तो अगर ऐसा क्या कोई सब्सटेंस है जो सॉलिड है बट वो गर्म करने पे लिक्विड में नहीं बदल रहा है, डायरेक्टली गैस में चेंज हो जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारे सब्सटेंस है, जैसे कपूर है, कैम्फर जिसे कहते हैं। तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस को दिखाता है। आपने जरूर घरों में यूज किया होगा कपूर को, पूजा पाठ में स्पेशली। उस टाइम पे क्या होता है, जब हम कपूर को जलाते हैं तो कपूर डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो यही यहाँ पे एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि ये बर्नर है और यहाँ पे ये चाइना डिश है और इसमें हम कपूर को गर्म कर रहे हैं, तो ये भाप बन रहा है, ठीक है, और ये फर्दर सॉलिडिफाई हो रहा है। तो ये किस में था, पहले सॉलिड में था और डायरेक्टली ये भाप बन गया, है ना। तो इसे ही हम कहते हैं सब्लिमेशन। तो आंसर क्या है या डेफिनेशन क्या है सब्लिमेशन की, चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। जब सॉलिड से गैस में डायरेक्टली कन्वर्जन होता है तो उसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। एक और बात, जब गैस से सॉलिड में कन्वर्जन होता है, यानी गैस को जब हम ठंडा करें तो क्या बदलना चाहिए, वो लिक्विड में बदलना चाहिए, बट जब वो लिक्विड में नहीं बदलती है, वो डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाती है, तो उस चीज़ को हम डिपोजिशन कहते हैं। इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, अब प्रेशर में चेंज हो तो क्या जो स्टेट है वो चेंज होता है या नहीं, क्योंकि टेम्परेचर के आधार पर तो हमने समझ लिया बेसिक बात है कि हाँ टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो डेफिनेटली जो स्टेट है उसकी जो अवस्था है उस पर्टिकुलर मैटर की वो चेंज होगी। तो ये जो डिफरेंस है स्टेट ऑफ मैटर्स में, ये उनके डिस्टेंस के कारण आता है, जो पार्टिकल्स के बीच का जो गैप है ना उसी के कारण ये डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। तो क्या हो जब हम प्रेशर लगाना शुरू कर दें और एक गैस को कंप्रेस करें, और ये सिलेंडर में हम इनक्लोज करके कंप्रेस कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि क्या ये पार्टिकल्स पास पास आएंगे, या हमें क्या ऐसा समझ में आ रहा है कि जो प्रेशर है उसे बढ़ाने या घटाने पर स्टेट चेंज होगा। तो ये भी हम समझते हैं। बेसिकली अभी हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि अगर हम किसी सिलेंडर में गैस को काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस कर रहे हैं तो क्या उसका स्टेट पे कोई फ़र्क पड़ रहा है, क्या वो गैस से किसी और फेज में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं, इस चीज़ को हमें समझना है। लेकिन यहाँ पे बात की गई है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की। क्या है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसे हाई प्रेशर में रखा जाता है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर में रखा जाता है, और सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड की खासियत ये है कि ये डायरेक्टली कन्वर्ट होता है किससे, गैसियस स्टेट में। ये जो सॉलिड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्मेट में है, लेकिन ये डायरेक्टली कन्वर्ट होता है किसमें, गैस में। अब सॉलिड से गैस में अगर कन्वर्ट हो रहा है तो ये कौन सा प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है, ये सब्लिमेशन है ना, सब्लिमेशन है। आपको ध्यान क्या रखना है कि प्रेशर में चेंज के कारण हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्या बताया गया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात की जा रही है। जब आप प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर घटा देते हो, जब ये लिक्विड फेज में आ जाता है उसके बाद, तो इससे ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैस में। यानी सॉलिड को कायदे से किस में कन्वर्ट होना चाहिए था, लिक्विड में, बट नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि वो सब्लिमेट कर जा रहा है। ठीक है, सब्लिमेशन में अभी हमने कैम्फर तो पढ़ ही लिया, अब दूसरा हमने क्या पढ़ा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इससे हम कह सकते हैं डेफिनेटली कि हाँ, एक बात और, यही रीज़न है। देखिए एक एक लाइन से क्वेश्चन बना है यहाँ पे, इसलिए मैं इतना एम्फेसिस डाल रहा हूँ कि जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इसे हम ड्राई आइस कहते हैं। ड्राई आइस इसलिए कहते हैं कि ये सूखा हुआ बर्फ के जैसा है। क्यों, क्योंकि ये डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किस में, गैसेस फेज में। तो यही रीज़न है कि डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर और टेम्परेचर है ये बताता है उसका स्टेट। अगर लिक्विड है, लिक्विड को वेपराइजेशन हो रहा है, यानी वो भाप बन रहा है, तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। गैस अगर डिपोजिशन हो रहा है तो वो सॉलिड में बदल जाएगा। सॉलिड में अगर फ्यूजन हो रहा है तो लिक्विड में चेंज होगा, और अगर सॉलिड डायरेक्टली सब्लिमेट हो जा रही है तो वो गैस में कन्वर्ट होगी। कुछ सॉलिड ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली गैस में बदल जाते हैं, तो वो होता है सब्लिमेशन के कारण। नाउ अगला कॉन्सेप्ट है हमारा इवापोरेशन।
बहुत आसान है, हम सब ने इसे समझा है और डे टू डे लाइफ में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी है। तो देख लेते हैं हम कहाँ पे इवापोरेशन की हमें यूज़ देखने को मिल रही है। वाटर व्हेन लेफ्ट अनकवर्ड स्लोली चेंजेस इनटू वेपर। अगर पानी है और ये पानी उस जगह पे जमा है तो हमें पता है कि जब जैसे ही धूप आएगी तो शाम तक वो पानी गायब हो जाएगी, अगर थोड़ी मात्रा में है तो। क्यों? क्योंकि वो वेपर में कन्वर्ट हो गई है ना। और जो गीले कपड़े हैं वो सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें जो पानी की मात्रा, जो नमी है वो हट जाती है, क्योंकि वो इवापोरेट कर जाती है ना। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग एंड आर नेवर एट रेस्ट। जो मैटर्स के पार्टिकल्स हैं वो हमेशा ही मूव कर रहे होते हैं, कभी रेस्ट नहीं करते हैं। एक टेम्परेचर में किसी पर्टिकुलर गैस की हम बात कर रहे हैं, या लिक्विड और सॉलिड की भी इवन, तो कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनमें अलग अलग काइनेटिक एनर्जी होती है। इस केस में, खासतौर से लिक्विड के केस में, हम देखते हैं कि पार्टिकल्स का कुछ हिस्सा जो है सरफेस लेवल पे उनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है, इसलिए वो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को तोड़कर वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यही रीज़न है कि आपने देखा होगा जब हम कोई गर्म खाना खाते हैं तो ये साइड का जो पार्ट है वो पहले ठंडा होता है। क्यों? क्योंकि साइड के पार्ट के पास ज़्यादा जल्दी एक्सेस है कि वो फोर्स ऑफ एट्रैक्शन को तोड़कर कन्वर्ट हो जाए भाप में, वेपर में। ओके, अगला डेफिनेशन क्या है हमारे पास? चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन का क्या मतलब है? जब लिक्विड कन्वर्ट होती है वेपर में किसी भी टेम्परेचर में तो वो कहलाता है इवापोरेशन। नाउ देखते हैं कि इवापोरेशन को क्या क्या अफेक्ट करता है। तो अगर सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए तो डेफिनेटली इवापोरेशन है वो जल्दी बढ़ जाएगा। हमने इसे यूज़ किया है डे टू डे लाइफ में। ठीक है, जब हम खीर या कुछ वैसा सब खाते हैं, कुछ वैसे सामान, तो उसमें क्या करते हैं, हम उसे बड़े बर्तनों में रखते हैं। अब जैसे ही हम बड़े बर्तनों में रखेंगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, तो इससे वो जल्दी ठंडा होगा, है ना। चाय के केस में भी हम देखते हैं, जब हम चाय को गिलास में पीते हैं तो उस टाइम पे वो जल्दी उसे थोड़ा टाइम लग जाता है ना, ठंडा होने में। बट अगर हम उसे किसी बर्तन में रख दें जिसका सरफेस एरिया ज़्यादा है तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला एग्जांपल है। ओके, अगला यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है? इवापोरेशन या सरफेस फिनोमिना। ये बहुत ज़रूरी है हमें समझना कि इवापोरेशन किस पे डिपेंड करता है? सरफेस पे। जैसे सरफेस एरिया जब आप बढ़ा दोगे तो जल्दी इवापोरेट होगी, है ना। इसके बाद हाँ, तो जो क्लोथेज की बात कर रहे हैं, जब हम क्लोथेज को ड्राई करने के लिए रखते हैं तो जब हम उसे स्प्रेड करते हैं यानी कपड़े फैला कर रखते हैं तो वो जल्दी गर्म होता है। ठीक है, वो जल्दी कपड़े सूखते हैं। बट कपड़ों को एक जगह पे गोल मोल करके रख दिया जाए तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा सूखने में। ओके, अगला, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा मिलती है। ठीक है, ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है तो उस केस में क्या होता है, ये जल्दी वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है और इसी से ह्यूमिडिटी भी कम होती है। ओके, ह्यूमिडिटी क्या होती है? हवा में जो नमी होती है ना उसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। ठीक है, जो वाटर वेपर होता है एयर में वो ह्यूमिडिटी कहलाता है, हिंदी में आर्द्रता कहते हैं। अब बात आपको ये समझनी है कि हमारे आसपास जो हवा है वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को ही होल्ड कर सकता है। एक एक्सेस अमाउंट के बाद वो वाटर वेपर नहीं होल्ड कर सकता है। ये ज्योग्राफी में भी हम पढ़ते हैं। और आपको ये भी समझना है कि अगर ऑलरेडी हवा में जो नमी है वो ज़्यादा है तो इवापोरेशन घट जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं कि जो वाटर है यानी या जो नमी है उसके बीच और इवापोरेशन के बीच क्या रिलेशन है। तो ये आप देखो कि इन्वर्स रिलेशन है। अगर नमी बढ़ेगी तो इवापोरेशन घटेगा। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हवा जब नमी रहती है यानी बारिश का जब महीना होता है यानी बरसात की सीज़न में, उस टाइम पे क्या होता है, ऑलरेडी हवा में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है, उस केस में इवापोरेशन कम होता है। यही रीज़न है कि हमारे कपड़े भी देर से सूखते हैं। तो आपको बस ये लॉजिक बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है या जिसे आप मॉइस्चर कह सकते हो, अगर जो मॉइस्चर है वो अगर ज़्यादा है, ठीक है, अगर मॉइस्चर ज़्यादा है, मॉइस्चर इज़ मोर, तो इस केस में क्या होगा, उस केस में हमारी जो इवापोरेशन है वो कम होगी। ठीक है, नाउ आगे। हाँ, इसके बाद यही एग्जाम्पल उन्होंने बताया है कि जो क्लोथेज है वो ज़्यादा फास्ट सूखते हैं विंडी डे में यानी जब हवा तेज़ होती है। इसी तरीके से हम देखते हैं जब विंड स्पीड इंक्रीज होती है तो वाटर वेपर तेज़ी से हट जाता है, मूव अवे होता है विंड के साथ। इसी से क्या होता है, वाटर वेपर कम हो जाता है। अब जो वाटर वेपर कम हो गया, नमी कम हो गई, तो जल्दी चीज़ें सूखेंगी क्योंकि इवापोरेशन ज़्यादा होगा। आई होप आपको ये लॉजिक बहुत अच्छे से क्लियर है।
ओके, अब इवापोरेशन के कारण कूलिंग भी होती है। ये घड़े वाला जो एग्जाम्पल है आपने पढ़ा होगा। इसके अलावा जो हम कॉटन क्लॉथेज यूज़ करते हैं गर्मी के दिनों में, वो भी इसका लॉजिक है। तो ओपन वेसल यानी जब कोई बर्तन खुली है, उस केस में जो लिक्विड रखते हैं हम, वो जल्दी इवापोरेट होता है ना। जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड के, वो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी को अपने सराउंडिंग से, ताकि वो इवापोरेशन के दौरान जो एनर्जी लॉस्ट हो रही है उसे वो वापस रीगेन कर लें। तो इसी वजह से जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है एनर्जी का, उससे सराउंडिंग ठंडी होती है। मैं फिर से समझा दूं, देखिए क्या बात है। जो लिक्विड के पार्टिकल हैं वो अपने आसपास से एनर्जी लेते हैं। क्यों? क्योंकि इवापोरेशन हो रहा है तो एनर्जी लूज हो रही है, ठीक है, एनर्जी कम हो रहा है। मान लीजिए एक कोई बर्तन है, ठीक है, इस वेसल में हमने वाटर रखा है, ठीक है, ये वाटर जो है वो इवापोरेट हो रही है। जब इवापोरेट हो रही है तो इसे वापस एनर्जी रीगेन करनी है, तो ये सराउंडिंग से ले रही है, तो सराउंडिंग में एनर्जी कम हो रही है, यानी जो सराउंडिंग से वो कोल्ड हो रहा है। बस यही रीज़न है कि जब गर्मी के दिनों में हम बहुत बड़े बड़े बर्तनों में रूम में पानी भरकर अगर रख दें तो जो सराउंडिंग्स है वो थोड़ी ठंडी हो जाएगी ना। आगे हाँ, इसी तरीके से हम अपनी हथेली में जब एसीटोन को डालते हैं, जिसे नेल पॉलिश रिमूवर कहते हैं एसीटोन, तो अगेन हमें ठंडा फील होता है। क्यों? सेम लॉजिक, जो पार्टिकल्स हैं वो अपने हमारे पाम से एनर्जी लेते हैं और इवापोरेट होते हैं, तो इस कारण से क्या होता है, हमारा पाम जो है वो कूल फीलिंग देता है, राइट। इसी तरीके से गर्मी के दिनों में क्या होता है, हम अपने छतों पर पानी को छिड़कते हैं ओपन ग्राउंड में, क्योंकि यहाँ पे भी अगेन आप देखो वेपराइजेशन का लार्ज लेटेंट हीट है ना, गुप्त ऊष्मा है। और गुप्त ऊष्मा का लॉजिक याद करिए, जब फेज कन्वर्ट होता है, ठीक है, ये जो लिक्विड फेज है, लिक्विड फेज वो कन्वर्ट हो रहा है गैसियस फेज में, उस केस में भी हम देखते हैं कि जब ज़्यादा लेटेंट हीट है तो वो ठंडा करने में मदद करती है हॉट सरफेस को, जब हम पानी छिड़कते हैं छतों में। इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अच्छा, इसी तरीके से हम कॉटन क्लॉथेज का यूज करते हैं गर्मी के दिनों में। इसका भी रीज़न क्या है? इसका रीज़न भी बहुत सिंपल है कि इवापोरेशन के टाइम पे जो पार्टिकल्स होते हैं लिक्विड सरफेस में, वो सराउंडिंग से एनर्जी लेते हैं, जो लॉजिक हमने अभी पढ़ा। तो इससे क्या होता है, जो हीट एनर्जी है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की इक्वल होती है और इसे एब्जॉर्ब कर ले आता है और केवल हमारे पास कूल बॉडी बचती है। कॉटन जो है वाटर का गुड एब्जॉर्बर है। ना जाने इस पर कितनी बार क्वेश्चन आया है। आई नो ये चीज़ें बहुत आसान है, आपने बहुत बार पढ़ी हैं, बट हमें ये भी कवर करना है और हम सारी चीज़ें कवर करते हुए चलेंगे। तो कॉटन क्या है? गुड एब्जॉर्बर है, यानी पानी को बहुत अच्छे से सोखता है। इस वजह से जो हमारे स्वेट होते हैं, जो पसीने होते हैं, उन्हें भी बहुत ईजिली एब्जॉर्ब कर पाता है ये, और इससे वो एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हो जाते हैं। अब जैसे ही एटमॉस्फेयर में वो एक्सपोज होते हैं तो इवेपोरेशन जल्दी होता है ना। कॉटन अच्छा एब्जॉर्ब करता है, तो अच्छा एब्जॉर्ब किया जैसे ही, वैसे ही वो एक्सपोज हो गया एटमॉस्फेयर में, और उससे क्या, इवेपोरेशन जल्दी हुआ। बहुत सिंपल लॉजिक है। ओके, तो अगला हमें ये समझना है कि हम किसी कोल्ड ग्लास में जिसमें आइस या बहुत ही ठंडा पानी रखा हुआ है, उसके बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों जम जाते हैं। बहुत आसान लॉजिक है। देखिए, हवा में नमी है, इस बात के बारे में हमें ऑलरेडी पता है। अब ये जो वाटर वेपर हवा में प्रेजेंट है, जैसे ये कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर के टच में आता है, क्योंकि ये ग्लास काफ़ी ठंडा है, ठीक है, और ये नमी इससे टच में आ रही है। अब आप बताओ कि ये जो नमी है वो क्या है? वाटर का ही रूप है। कैसे वाटर का रूप? गैसियस फेज वाला रूप। तो गैस को जब हम ठंडा करते हैं तो वो किस में बदलता है? लिक्विड में। तो यहाँ क्या बन गया? लिक्विड ड्रॉपलेट्स, बस। तो अब इन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया है? द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर लूजेज एनर्जी एंड गेट्स कन्वर्टेड टू लिक्विड स्टेट। किसमें कन्वर्ट हुआ? कौन? गैसियस फेज। ये कन्वर्ट हुआ लिक्विड स्टेट में। ये जो वाटर वेपर है ना, वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड स्टेट में। इसी वजह से हम वाटर ड्रॉपलेट देखते हैं ग्लास में, ठीक है। अब हमारे पास कुछ सवाल हैं जिनका आंसर हम जरूर करेंगे, और इसके बाद हम कवर करेंगे PYQs को। ओके, तो आप पहले ट्राई करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इन क्वेश्चंस को आंसर करना। देखिए, पहला ये बोल रहे हैं कि जो डेजर्ट है, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। तो जो हमारा कूलर होता है, ये गर्मी के दिनों में ज़्यादा बेटर कूलिंग क्यों करता है? तो हमें पता है कि जो आउटर वॉल्स होते हैं कूलर के, ये कूलर है अगर हमारा, तो इसके जो बाहरी दीवार होते हैं, इनमें हम स्प्रिंकलिंग करते हैं वाटर को, राइट। तो इससे क्या होता है? वाटर इवापोरेशन हो रहा है हॉट ड्राई वेदर के टाइम पे। तो ये जो वाटर इवापोरेट हुआ, तो इवापोरेशन से कूलिंग आती है। ये लॉजिक तो हमने पढ़ा। क्यों कूलिंग आती है? क्योंकि साइड के जो जगह है उनसे वापस से रीगेन करना चाहती है एनर्जी वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, राइट। तो इस वजह से हम देखते हैं कि वाटर इवापोरेट करता है हॉट ड्राई वेदर के दिन, क्योंकि इवापोरेशन से क्या होती है? कूलिंग होती है कूलर के इनसाइड में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमारा जो हथेली है उसमें ठंडेपन का एहसास होता है जब हम एसीटोन या पेट्रोल या फिर परफ्यूम उसमें डालते हैं। सेम लॉजिक, इवापोरेशन।
क्योंकि जैसे ही हम इन्हें डालते हैं एसीटोन को हाथ में तो क्या होता है, इवापोरेट होता है वो तेजी के साथ, और जैसे वो इवापोरेट होता है इससे हमें कूलिंग सेंसेशन फील होता है, जो लॉजिक हमने पहले पढ़ा। अगला देखिए, ये बोल रहे हैं कि हमें अगर वाई आर वी एबल टू सीप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सोसर रादर देन अ कप। कप के मुकाबले जो सोसर यानी तस्तरी टाइप का जो शेप होता है इसमें जल्दी हम सीप कर पाते हैं हॉट टी को। इसका रीज़न क्या है? बहुत सिंपल सा रीज़न है, अभी हमने पढ़ा कि ये जो सोसर है उनमें ज़्यादा सरफेस एरिया है ना। सारा लॉजिक है यहाँ पे लार्ज सरफेस एरिया का, ठीक है। सरफेस एरिया कैसा है? लार्ज है। जैसे जब लार्ज सरफेस एरिया होगा उस केस में क्या होगा? उस केस में जल्दी इवापोरेशन होगा। क्यों? क्योंकि इवापोरेशन डिपेंड करता है किस पे? सरफेस एरिया पे। जितना बड़ा सरफेस एरिया उतना तेजी के साथ इवापोरेशन होगा। नेक्स्ट, गर्मी के दिनों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, इसका रीज़न आप ऑलरेडी पता है, लाइट क्लोथेज, जिससे हम कॉटन क्लॉथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। कॉटन क्लॉथेज से क्या होगा? वो अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा। जितना अच्छा एब्जॉर्प्शन होगा उतना ही फास्ट इवापोरेशन होगा। जितनी जल्दी इवापोरेशन होगा उतना ही जल्दी हमें ठंडेपन का एहसास होगा। अब यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? तो मैटर जो है वो स्मॉल पार्टिकल के बने होते हैं, वही सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़कर आ रहे हैं। अब हम PYQs को कवर करेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ क्वेश्चंस हैं और इनसे भी सवाल बनते हैं। देखिए, हमें केल्विन से बदलना है सेल्सियस में, तो बहुत आसान है कि केल्विन से जब हम सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं तो 273 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो 293 माइनस 273 कितना आएगा? ये 20 डिग्री सेल्सियस। ये आप खुद से सॉल्व कर लोगे। ओके, सेल्सियस से केल्विन में बदलना होता है तो हम क्या करते हैं? 273 ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे हम इसमें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 298। उसके बाद अगला क्वेश्चन, नेपथलीन बोल्ट डिसअपियर हो जाता है टाइम के साथ, कोई सॉलिड भी नहीं बचता है। क्या रीज़न है? बिकॉज हमें पता है कि नेपथलीन जो है वो सब्लिमेशन को दिखाता है। सब्लिमेशन प्रोसेस में ये जो नेपथलीन बोल्ट्स है ये सबलाइम कर जाते हैं, और जैसे ये सबलाइम करते हैं तो ये डायरेक्टली वेपर फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं बिना कोई सॉलिड रेजिड्यू को छोड़े, ठीक है। तो सब्लिमेशन इसके पीछे का लॉजिक है। ये क्वेश्चन हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये NCERT के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन से डायरेक्ट स्टेट PCS में क्वेश्चन आते हैं, और NDA CDS सभी एग्जाम्स में ऑलमोस्ट। नेक्स्ट, हमें कुछ मीटर की दूरी तक भी परफ्यूम की स्मेल आ जाती है। क्या रीज़न है? तो इसमें हम एक वर्ड में आंसर देंगे, डिफ्यूजन के कारण, ठीक है। ये डिफ्यूज करती हैं क्योंकि परफ्यूम कैसा है? वोलाटाइल सॉल्वेंट है, तो उड़नशील बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक जगह से दूसरी जगह फास्टली डिफ्यूज़ करता है और इस तरीके से बहुत दूर तक भी जा सकता है। ओके, तो इसमें ये कहा जा रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के आधार पर हमें अरेंज करना है। तो हमें पता है कि सॉलिड में ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उनके पार्टिकल पास पास होते हैं, तो सबसे ज़्यादा होगा किसमें? शुगर में, ठीक है। तो ये 3rd नंबर में आएगा क्योंकि हमें सबसे कम वाला पहले लगाना है, और चूंकि ऑक्सीजन जो है वो गैसेस फेज में इसलिए फर्स्ट है, और वाटर लिक्विड में है इसलिए 2nd नंबर में, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्शन होगा वो शुगर में होगा और सबसे कम ऑक्सीजन में। फिजिकल स्टेट पूछी जा रही है, तो 25 डिग्री सेल्सियस ये जनरली हमारे रूम का टेम्परेचर होता है, और रूम टेम्परेचर में वाटर लिक्विड फेज में होती है। 0 डिग्री सेल्सियस यानी आइस है तो ये सॉलिड में होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस में ये किस तरीके से होगा? ऑब्वियसली वेपर फेज में होगा, ठीक है, क्योंकि पानी उबलना शुरू हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस में। आगे अगला सवाल ये है कि रूम टेम्परेचर में वाटर लिक्विड होता है, क्यों? क्योंकि हमें पता है जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसी के बीच में रूम का तापमान होता है, तो वो लिक्विड फेज में होता है, क्योंकि सॉलिड बनने के लिए उसे 0 डिग्री सेल्सियस चाहिए, जो कि ऑब्वियसली रूम का टेम्परेचर जनरली नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, आयरन अलमीरा एक सॉलिड है रूम टेम्परेचर में, सेम लॉजिक हम बोल सकते हैं कि आयरन अलमीरा का जो मेल्टिंग पॉइंट है आयरन का वो रूम के टेम्परेचर से कहीं ज़्यादा है, तो इस वजह से आयरन अलमीरा सॉलिड है। तो इसमें आप ये लॉजिक बताना, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें हमें लिखना होगा कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है आइस का यानी वाटर का वो 0 डिग्री है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, इस वजह से रूम के टेम्परेचर में ये लिक्विड होता है। आयरन अलमीरा में भी हम सेम लॉजिक देंगे कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है आयरन का वो ज़्यादा होता है रूम टेम्परेचर से, ठीक है, रूम के टेम्परेचर से। नेक्स्ट, 273 केल्विन में जो आइस है वो ज़्यादा इफेक्टिवली कूल कर पाता है और इसी टेम्परेचर में वाटर के मुकाबले। तो अगेन बहुत आसान है, ये हमने पढ़ा है ना, ये आइस में क्या हुआ? आइस में गुप्त ऊष्मा है, क्यों? क्योंकि वो फेज कन्वर्ट करने में लग गई, ठीक है। तो एक वर्ड में आप इसका आंसर दे सकते हो, गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट, ठीक है, लेटेंट हीट। तो आइस जो 273 केल्विन में होती है वो हीट एनर्जी को ऑब्जर्व करती है, या आप कह सकते हो कि लेटेंट हीट को ऑब्जर्व करती है ताकि ये वाटर में कन्वर्ट हो, क्योंकि फेज कन्वर्ट करने में काफ़ी एनर्जी लग रही है, ठीक है, काफ़ी हीट लग रहा है, वही है लेटेंट हीट। नेक्स्ट, ये कह रहे हैं कि
बॉइलिंग वाटर में या स्टीम में, यानी भाप में हमें ज़्यादा सीवियर बर्न होगा, ज़्यादा गंभीर रूप से इंसान बर्न हो जाएगा, या फिर बॉइलिंग वाटर में। तो इसका रीज़न क्या है? स्टीम। स्टीम में ये ज़्यादा बर्न होगा, सीवियर बर्न, क्योंकि जो स्टीम है उनमें हिडन हीट है ना, एक्स्ट्रा हीट है, लेटेंट हीट जिसे कह रहे हैं, जबकि बॉइलिंग वाटर में नहीं है। अगला देखिए, ये डायग्राम है, तो ये डायग्राम काफ़ी ईजी से सॉल्वेबल है। ओके, तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं नॉट करेक्ट आपको बताना है। तो ये मैंने कहा रिसेंट के पेपर इंक्लूडेड हैं इसमें। पहला ये कह रहे हैं जब आप टेम्परेचर सॉलिड का बढ़ाते हो तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। दूसरा कह रहे हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर जिसमें सॉलिड मेल्ट होता है और लिक्विड बन जाता है वो मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तीसरा ये कि जो पार्टिकल्स या स्टीम होते हैं, यानी जो भाप होती है, उसमें ज़्यादा एनर्जी होता है वाटर के मुकाबले सेम टेम्परेचर पे। चौथा ये कि जब गैस से सॉलिड में डायरेक्ट कन्वर्जन होता है वो डिपोजिशन कहलाता है। अब आप देखिए, मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या होता है? वो कम से कम तापमान जिसमें कोई सॉलिड पिघलकर लिक्विड बनता है। बट यहाँ इन्होंने मैक्सिमम टेम्परेचर कहा है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम टेम्परेचर में ये होता है, कम से कम तापमान जिसमें कोई सॉलिड लिक्विड में बदल जाए। ठीक है, तो इस वजह से सेकंड गलत है। बाकी फर्स्ट और बाकी ऑप्शंस भी हम एनालाइज करते हैं। देखिए, सॉलिड का टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो हमें पता है उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है, इवन लिक्विड में भी यही केस होता है। उसके बाद अगला ये पार्टिकल्स स्टीम है मोर एनर्जी, तो ये पता हमें कि हिडन एनर्जी होती है, इसे हम लेटेंट एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो लेटेंट एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे जो थर्ड स्टेटमेंट है वो बेस्ड है। लेटेंट एनर्जी में क्या होता है कि जो स्टीम है वो कन्वर्ट हुई गैसेस फेज में, इस वजह से उसमें छुपी हुई उष्मा है, तो ये भी सही है। चौथा ये कह रहे हैं डायरेक्ट एनर्जी, डायरेक्ट चेंज। ठीक है, तो गैस से सॉलिड में जब बदलता है उसे हम डिपोजिशन कहते हैं, और जब सॉलिड से गैस में बदलता है, सॉलिड से गैस में, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सब्लिमेशन। ठीक है, हिंदी में ऊर्ध्वपातन। ठीक है, सब्लिमेशन, तो ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज़ यहाँ है भी, ठीक है, एनसीईआरटी में ही आप देख सकते हो, इसलिए मैं कहता हूँ लाइन बाय लाइन जब हम स्टेटमेंट की बात करते हैं तो उसका यही मतलब होता है, इसकी इंपॉर्टेंस है ना। हाँ, तो ये देखिए यहाँ पे मिनिमम, यस, मिनिमम टेम्परेचर जिसमें कोई जो सॉलिड है वो मेल्ट होकर लिक्विड बदलता है, तो ये लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन बना है। तो मैटर के बारे में नॉट करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। पहला कह रहे हैं कि मैटर जो है जो भी स्पेस लेता है वो मैटर होता है। दूसरा ये कि कॉलॉइड लार्ज पार्टिकल ऑफ मैटर से बने होते हैं। तीसरा ये कि ऑल मैटर इज कंपोज ऑफ लार्ज पार्टिकल सच एज एटम एंड मॉलिक्यूल्स, तो मैटर किसके? स्मॉल पार्टिकल्स के बने होते हैं, राइट। तो तीसरा गलत है और गलत ही हमें बताना है। और चौथा कह रहा है हाई टेम्परेचर में मैटर जो प्लाज्मा बनता है, ये बात सही है। नेक्स्ट देखिए, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, इसका रीज़न क्या है ये हम आगे भी पढ़ेंगे। तो इसका सिंपल सा रीज़न ये है, बॉइलिंग पॉइंट जो है बढ़ जाता है इनसाइड अ कुकर, क्योंकि इसका प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? इंक्रीज होता है बॉइलिंग पॉइंट। सो आंसर इज ऑप्शन ए। ये सेम क्वेश्चन बीपीएससी में भी पूछा गया है, तो एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, ये भी 2024 का ही क्वेश्चन है। देखिए क्या कहा जा रहा है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेज एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेज। ऊंचाई जब बढ़ती है ना तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है। कारण इसका ये दिया जा रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊंचाई बढ़ने के साथ बढ़ता है। हमें बताना है करेक्ट। तो देखिए इसमें जो रीज़न है ना वो गलत है। क्या होता है कि जब ऊंचाई बढ़ती है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाता है। क्यों एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटता है, इसके पीछे लॉजिक है, इन सारी चीज़ों को हम अगले चैप्टर में डील करेंगे। बट फिलहाल आपको ये समझना है कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो वाटर का डिक्रीज होता है ऊंचाई बढ़ने के साथ, और जो प्रेशर है वो घटता है ऊंचाई बढ़ने के साथ, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यही रीज़न है कि बहुत बार जो लोग ऊंचाई पर ट्रैकिंग वगैरह के लिए जाते हैं, हिल्स वगैरह पर, उनके नोज ब्लीडिंग देखने को मिलती हैं। क्यों? क्योंकि उनके बॉडी का जो अंदर का प्रेशर है वो ज़्यादा है बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है। ठीक है, ये रीज़न है। द कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस, तो सॉलिड से गैस में डायरेक्ट कन्वर्जन हो रहा है तो वो होता है सब्लिमेशन। और गैस से सॉलिड में हो तो ये देखिए, गैस से सॉलिड में हो डायरेक्टली तो वो डिपोजिशन होता है। ओके, नेक्स्ट, कौन सा सब्सटेंस सब्लिमेशन दिखाता है? तो अभी हमने ये पढ़ा है, ठीक है, जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसमें सब्लिमेशन होता है क्योंकि वो डायरेक्टली इवापोरेट कर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला ये है कि सैंपल ऑफ एनी ऑफ द सब्सटेंस डिसअपियर आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज टू एयर लाइक कैम्फर, नेफ्थलीन और ड्राई आइस। सेम बात वही कह रहे हैं कि कई बार कपूर, नेफ्थलीन या फिर जो ड्राई आइस है, या ड्राई आइस मतलब सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ये डायरेक्टली गायब हो जाती हैं, यानी सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाती हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन। या आप पेपर भी देख सकते हो कितना ह्यूज रिपीटेशन होता है, सेम क्वेश्चन ही बार बार पूछे जा रहे हैं।
ओके, एंथ्रासीन को हमें सेपरेट करना है साल्ट और एंथ्रासीन से, तो यहाँ पे भी सब्लिमेशन प्रोसेस ही यूज़ होता है। और जब हम मैटर्स को प्योर करने के लिए अलग अलग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे उस टाइम पे मैं आपको ये बताऊंगा अगले ही चैप्टर में। फिलहाल आप ध्यान रखिए क्योंकि एंथ्रासीन में भी सब्लिमेशन प्रोसेस हो पा रहा है। लेटेंट हीट जो है वो किसके हिसाब से देखने को मिलती है, तो हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए कोई भी चीज़ जो है वो कांस्टेंट टेम्परेचर में है, मान लीजिए लेट सपोज 100 डिग्री सेल्सियस में है, तो उसमें जब लेटेंट हीट की हम बात करेंगे तो उसी में रहेगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो हम टेम्परेचर सप्लाई कर रहे हैं वो उसको अलग फेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हो रहा है, ना कि और एक्स्ट्रा हीट देने के लिए, है ना। ये मैंने आपको पूरा समझाया है लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट। अगला, कॉटन क्लोथेस हम क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि कॉटन क्लोथेस में अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है ना, वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाता है कॉटन। तो एब्जॉर्ब जब अच्छे से कर पाता है तो इवापोरेशन भी अच्छा होता है। अगला क्वेश्चन, तो इसमें हमें बताना है कि 100 डिग्री सेल्सियस पे जो स्टीम है वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है वाटर के मुकाबले। बार बार एक ही चीज़ पूछा जा रहा है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है? एडिशनल हीट, जिसे लेटेंट हीट कहते हैं। Surface of the concrete structure of a new construction is covered with a straw gunny bags by wetting. This is done to. अभी CDS का पेपर हुआ, बहुत ही रिसेंट का क्वेश्चन है। तो इसमें बेसिकली आपने देखा होगा जब कोई नया घर बनता है या हम न्यू कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं कि एक स्ट्रॉ गनी बैग्स को डालते हैं भिगाकर। इससे क्या होता है? इससे इवापोरेशन फास्ट होता है, फास्ट इवापोरेशन को रोकने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि अगर जल्दी जल्दी इवापोरेशन होने लगा तो अच्छे से हाइड्रेशन प्रोसेस नहीं होगा। हम चाहते हैं कि वो चीज़ धीरे सूखे, ठीक है, इनिशियली। तो इस वजह से कंक्रीट स्ट्रक्चर के सरफेस को हम वेट करके गनी बैग्स उसमें कवर कर देते हैं। तो आंसर इसका ऑप्शन ए है। सारा लॉजिक वही है, घूम फिर करके इवापोरेशन से एसोसिएटेड है। ओके, तो हॉट सनी डे में लोग ठंडा क्यों फील करते हैं बड़े पेड़ की छांव में? पहला ये कि जो एक बड़ा पेड़ होता है वो ब्लॉक करता है डायरेक्ट सनलाइट को, तो यहाँ कोई बैठा हुआ है तो डेफिनेटली ये सनलाइट को ब्लॉक कर रहा है, ठीक है। दूसरा ये रीज़न है कि जो हीट आ रहा है एयर से इवापोरेशन में वो यूज़ हो जा रहा है और इससे टेम्परेचर घट रहा है। हाँ, पेड़ की पत्तियाँ तो इवापोरेट करती हैं, तो दो सही हैं। तीसरा देखिए कि जो फोटोसिंथेसिस होता है पत्तों के द्वारा, उससे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है सनलाइट से। तो सनलाइट से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, हाँ डेफिनेटली, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में भी सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। चौथा ये कि जो पेड़ की पत्तियाँ हैं ये वाटर वेपर को सोखती हैं। देखिए वाटर वेपर की यहाँ बात नहीं हो रही है, बात हो रही सनलाइट कैसे रुक रहा है या सनलाइट कैसे कम हो रहा है, हीट कैसे कम हो रहा है ना। तो यहाँ पे वाटर वेपर नहीं होगा, सनलाइट की बात हो रही है, ठीक है। तो आंसर जो है वो ABNC है। नेक्स्ट देखिए, आपको करेक्ट बताना है। तो इसमें हमसे पहले पूछा गया है कि इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, यानी जो पार्टिकल्स हैं वो सरफेस से कन्वर्ट होते हैं वेपर स्टेट में। दूसरा ये बॉइलिंग जो है वो बल्क फिनोमिना है, यानी जो पार्टिकल है वो ओवरऑल यानी बल्क से ही चेंज होते हैं लिक्विड से वेपर में। तीसरा कि डिपोजिशन चेंज होता है गैसियस से डायरेक्टली सॉलिड में बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए। चौथा ये कि जो स्टेट ऑफ मैटर है इसे बदला जा सकता है केवल टेम्परेचर में बदलाव लाके। देखिए जो स्टेट ऑफ मैटर है इसके बारे में हमने पढ़ा कि टेम्परेचर या प्रेशर दोनों में से किसी में भी अगर हम चेंजेस करेंगे तो स्टेट ऑफ मैटर चेंज होगा, है ना। तो इसमें ये देखिए NCERT से ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। हाँ, ये प्रेशर के चेंज होने के कारण भी मैटर चेंज होता है ना। ओके, तो इसका मतलब ये है कि इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, फोर्थ को हम एलिमिनेट करेंगे तो फोर्थ जैसे ही एलिमिनेट होगा ये तीन ऑप्शन हट गए, आंसर हमारे पास बचा ऑप्शन बी। अब देखिए ऑप्शन बी बचा तो हम सबको कवर कर लेते हैं। इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है, ये मैंने आपको पढ़ाया है और बोला है कि ये इंपॉर्टेंट है। सरफेस फिनोमिना का मतलब ये है कि वो उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करेगा, जितना बड़ा एरिया होगा उतना जल्दी वाष्पीकरण होगा। याद करिए सोसर शेप्ड वेसल का हमने एग्जाम्पल लिया कि जो सोसर शेप्ड होते हैं उनमें सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, इसलिए वो जल्दी ठंडे होते हैं, जल्दी वाष्पीकरण उनका होता है। बट अगर कोई कप है तो उसमें देर से ठंडा होता है क्योंकि उनका एरिया जो है वो कम है। तो डेफिनेटली ये सरफेस पे डिपेंड कर रहा है इवापोरेशन। दूसरा बॉइलिंग, तो बॉइलिंग में ओवरऑल हो रहा है यानी कंप्लीट चेंज हो रहा है लिक्विड से वेपर में, है ना। तो ये सही है और डिपोजिशन के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट। पहला ये कि जो बॉइलिंग और इवापोरेशन है ये दोनों ही सरफेस फिनोमिना है, गलत। बॉइलिंग हमने पढ़ा है कि जो बॉइलिंग है ये एक बल्क फिनोमिना है ना। बी फॉर बॉइलिंग बी फॉर बल्क, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। वैसे है तो ये काफ़ी आसान क्योंकि बॉइलिंग में कंप्लीट बॉयल हो रहा है जबकि इवापोरेशन एक सरफेस फिनोमिना है। नेक्स्ट देखिए
मिक्सचर ऑफ सैंड एंड नेपथेलिन। तो देखिए नेपथेलिन की बात आ रही है, तो नेपथेलिन के बारे में पढ़ेंगे कैसे हम उसे अलग करते हैं। बेसिकली सब्लिमेशन प्रोसेस का यूज होता है। बहुत सारे साइंस के जो क्वेश्चन हैं वो मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के हैं, तो उन्हें हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा PYQs हैं और ये सारे रिसेंट के ही क्वेश्चंस हैं, तो इनसे आपको एक ओवरऑल आइडिया मिलेगा। बहुत सारे स्टेट PCS के क्वेश्चन डायरेक्टली NDA CDS में, और NDA CDS के बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली स्टेट PCS में रिपीट होते हैं। तो इस रिपीटिंग ट्रेंड को भी आपको बहुत अच्छे से समझना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।